हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे बेटे इम्पीरियलिज्म की डेवलपमेंट, किस तरह से इम्पीरियलिज्म की डेवलपमेंट हुई थी। हमने किया था अफ्रीका का विभाजन, कि अफ्रीका का विभाजन किस तरह से हुआ है, कि यह क्षेत्र की दृष्टि से यूरोप से 3 गुना बड़ा है, और अफ्रीका की खोज किस तरह से हुई। इसके बाद हमने बेल्जियम में उपनिवेश किए थे, फ्रांस के उपनिवेश किए थे, और साथ में ही हमने किए थे आपके इटली के उपनिवेश। इटली के उपनिवेश अभी हमारे चले हुए हैं कि किस तरह से इटली में उपनिवेश स्थापित किए। कि इटली के उपनिवेश 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण होने के बाद वह भी शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश बनकर उभरा था। इटली ने उपनिवेशों के विस्तार करने के लिए जर्मनी व ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर त्रिराष्ट्रीय संधि का निर्माण किया। किसके साथ? जर्मनी व ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर त्रिराष्ट्रीय संधि का निर्माण किया, और इसके बाद इटली ने अपना पूरा ध्यान उपनिवेशों की स्थापना पर लगा दिया था। जैसे कि 1882 ईस्वी में इटली ने जो लाल सागर है उसमें स्थित एरिट्रिया पर अधिकार कर लिया। एरिट्रिया पर अधिकार करने के बाद इटली ने 1879 ईस्वी में हिंद महासागर में स्थित सोमालीलैंड पर अधिकार कर लिया। एडोवा के युद्ध में एबिसिनिया के शासक मेनलेक, एडोवा का युद्ध हुआ था, उसमें एबिसिनिया के शासक मेनलेक ने इटली को बुरी तरह हराया, और अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार के दौरान किसी यूरोपीय देशों की यह एकमात्र पराजय थी, जिसके बाद इटली के कुछ समय के साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को रोक लिया गया। नेक्स्ट है कि इटली ने फ्रांस व रूस के साथ संधियां करके 1911 ईस्वी में अगादिर संकट के समय ट्रिपोली तथा साइरेनिका पर अधिकार कर लिया था। जो इटली है उसने क्या किया कि जो फ्रांस व रूस के साथ संधियां तो की, और उसके साथ संधियां करके 1911 ईस्वी में गादिर संकट के समय ट्रिपोली तथा साइरेनिका पर अधिकार कर लिया था। और अफ्रीका में इटली की यह उपलब्धि छोटी नहीं थी, क्योंकि ट्रिपोली उसके आकार से 5 गुना बड़ा था। तो 5 जब गुना बड़ा था तो उस पर अधिकार करना एक बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त हो जाना कह सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जर्मनी के उपनिवेश, कि जर्मनी ने अपने एकीकरण के बाद साम्राज्य की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसका सारा ध्यान अपने घरेलू विकास पर लगा हुआ था। परंतु कुछ समय पश्चात जब जर्मनी में औद्योगिकरण हुआ तो जर्मन व्यापारियों उद्योगपतियों ने बिस्मार्क पर उपनिवेश स्थापित करने का दावा बोल दिया। अतः बिस्मार्क भी इस दिशा में अग्रसर हुआ था। कि 1883 ईस्वी में जर्मनी के एक व्यापारी ल्यूडिज को पश्चिमी अफ्रीका एंग्रोपेक्वना के कुछ क्षेत्र प्राप्त किए। इन क्षेत्रों को जर्मन दक्षिण अफ्रीका कहा जाने लगा था। सेकंड है कि बिस्मार्क ने 1884 ईस्वी में खोजकर्ता डॉक्टर नाख्टिगोल को अफ्रीका के भूमध्य रेखा क्षेत्र में जर्मनी का प्रभाव स्थापित करने के लिए भेजा। उसके प्रयासों से टोगोलैंड तथा कैमरून पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है हमारा 1884 ईस्वी में जर्मनी के एक अन्य खोजकर्ता कार्ल पीटर्स ने अफ्रीका के पूर्वीय तटीय प्रदेश में 60,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इसमें जंजीरवार तथा आसपास का क्षेत्र शामिल था। पूर्वी अफ्रीका में जर्मनी का साम्राज्य विस्तार करने के लिए जर्मन ईस्ट अफ्रीका कंपनी की स्थापना की गई। ये थे हमारे जर्मन के उपनिवेश। नेक्स्ट है पुर्तगाल के उपनिवेश, कि अफ्रीका की साम्राज्यवादी बंदरबाट में पुर्तगाल भी पीछे नहीं था। अफ्रीका में उसके उपनिवेश स्थापित किए गए। अफ्रीका के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग में स्थित अंगोला पर अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगाल ने पूर्वी अफ्रीका में मोजाम्बिक को भी अपना उपनिवेश बना लिया था। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित गिनी पर भी पुर्तगाल ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 6 है हमारा इंग्लैंड के उपनिवेश,
कि साम्राज्य के विस्तार के दौर में इंग्लैंड सबसे आगे रहा और उसके पास उपनिवेशों की संख्या सबसे ज्यादा थी। लैंगर ने लिखा है कि अफ्रीका के विभाजन में सर्वाधिक उपनिवेश इंग्लैंड ने ही स्थापित किए और इस प्रकार इंग्लैंड के पास अफ्रीका महाद्वीप का 1/3 भाग है, या मतलब कहा जा सकता था कि जो इस प्रकार इंग्लैंड के पास अफ्रीका महाद्वीप का 1/3 भाग था। मिस्र की जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से मिस्र का अत्यधिक महत्व था। फ्रांस व इंग्लैंड के हित आपस में टकराते थे मिस्र में, और मिस्र के शासक इस्माइल पाशा के बगावती तेवरों को देखते हुए इंग्लैंड व फ्रांस ने मिलकर उसको गद्दी से हटा दिया था। विदेशों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण मिस्र में राष्ट्रवादी शक्तियां फिर सिर उठाने लगी और इन शक्तियों ने 1881 ईस्वी में अहमद अरबी पाशा के नेतृत्व में इंग्लैंड व फ्रांस के विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा सूडान कि इंग्लैंड ने मिस्र पर अधिकार करने के बाद अपना सारा ध्यान सूडान पर लगा दिया। सूडान के राष्ट्रवादियों ने 1885 ईस्वी में मोहम्मद अहमद मसीहा के नेतृत्व में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध आंदोलन तेज कर दिया और फरवरी 1885 ईस्वी में मेहंदी ने मिस्र की सेना के जनरल गॉर्डन की हत्या करके अपना अधिकार कर लिया। मेहंदी की मृत्यु के बाद उसके दुर्बल उत्तराधिकारियों के काल में सूडान में अव्यवस्था फैल गई। इसका लाभ उठाते हुए इंग्लैंड की सेनाओं में किचनर के नेतृत्व में 1898 ईस्वी में ओडरमन के युद्ध में राष्ट्रवादियों को पराजित करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। मिस्र पर अधिकार का महत्व था, तथा सूडान पर अधिकार करने इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट है हमारा कि इंग्लैंड की इंपीरियल ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी ने 1880 ईस्वी में युगांडा तथा सोमालीलैंड के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड की चार्टर कंपनी ने गोल्ड कोस्ट, सायरा लियोन, गैम्बिया तथा नाइजीरिया आदि प्रदेशों को इंग्लैंड के लिए उपनिवेश बनाया। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका में 1815 ईस्वी में अपना पहला उपनिवेश कैप कॉलोनी स्थापित किया था। 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने नटाल पर अधिकार कर लिया और इसके गलगते क्षेत्र पर नियंत्रण करना आसान हो गया था। अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला कि ट्रांसवाल में सोने व हीरे की खानें हैं, तो अंग्रेजों ने ट्रांसवाल पर अधिकार करने का निश्चय किया। परंतु क्या हुआ कि 1902 ईस्वी की संधि के अनुसार बोरो को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और ट्रांसवाल व ऑरेंज फ्री स्टेट अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बन गए। नेक्स्ट है हमारा एशिया में साम्राज्यवाद का विस्तार कि एशिया में अफ्रीका से बहुत पहले साम्राज्यवादी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यूरोपीय साम्राज्यवाद की चपेट यूरोपीय साम्राज्यवाद की चपेट में अधिकतर एशिया के देश आ चुके थे। जापान और थाईलैंड ही ऐसे देश थे जो उनकी गिरफ्तार से बाहर थे। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, रूस, जापान ने 19वीं शताब्दी के अंत तक अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। एशिया में साम्राज्यवादी गतिविधियों का वर्णन फर्स्ट है पुर्तगाल के उपनिवेश की। पुर्तगाल ऐसा पहला यूरोपीय देश था जिसने एशिया में अपने उपनिवेश स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। 1498 में पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत पहुंचने के मार्ग की खोज की। उसके बाद 16वीं सदी के प्रारंभ में पुर्तगालियों ने भारत में तथा पूर्वी एशिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो अलबुरक ने गोवा पर अधिकार करके पहली पुर्तगाली बस्ती बसाई थी और इसके बाद ही उन्होंने दमन, दीव तथा दादरा नगर हवेली पर अधिकार स्थापित कर लिया था। साथ ही कहा गया है कि जैसे कि पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित तिमोर तथा चीन ने निकट मकाओ द्वीप पर भी 1533 ईस्वी में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। पुर्तगालियों द्वारा कुछ समय के लिए श्रीलंका पर भी अधिकार स्थापित किया गया, परंतु बाद में वह उन्हें डचों के हाथों गंवाना पड़ा था।
सेकंड पॉइंट है हमारा हॉलैंड कि 1602 ईस्वी में हॉलैंड के व्यापारियों द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसने पुर्तगाली का अनुसरण करते हुए पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपना व्यापार आरंभ किया। फर्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जंगी जहाजी बेड़े ने 1602 ईस्वी में बैंडम के निकट पुर्तगाली बेड़े को हराकर बेंटन पर अधिकार कर लिया, जो शीघ्र ही पूर्वी एशिया में डचों का प्रमुख व्यापारी केंद्र बनकर उभरा। डचों ने पुर्तगालियों से 1605 ईस्वी में एम्बोयना तथा 1619 ईस्वी में जकार्ता भी छीन लिया तथा बाटेविया को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है डचों ने अपने साम्राज्यवादी अभियान के तहत जावा, सुमात्रा, बोर्नियो द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों को पराजित करके डचों ने 1614 ईस्वी में मलक्का तथा 1658 ईस्वी में श्रीलंका को भी अपने अधिकार में ले लिया। नेक्स्ट है आपका फ्रांस के उपनिवेश कि भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इनमें पहले पुर्तगाली, डच तथा अंग्रेज भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर चुके थे, अतः उनको भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों विशेषकर इंग्लैंड के साथ कड़ा संघर्ष करना पड़ा। फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में 1674 ईस्वी में पांडिचेरी तथा 1690 से 92 ईस्वी में चंद्रनगर की बस्ती स्थापित की और उसके बाद ही उन्होंने 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर माही तथा 1734 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर कारिकल में अपना कारखाना भी स्थापित किया था। इसी तरह से भारत में अंग्रेजों के साथ हुए 3 कर्नाटक युद्धों 1740 से 48, 48 से 54 और 56 से 63 ईस्वी में उनकी हार हुई और जिसके कारण भारत में उनकी साम्राज्यवादी गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई थी। जो कर्नाटक के युद्ध थे 1740 ईस्वी से शुरू होकर 1763 ईस्वी तक चले थे। भारत में हार के बाद फ्रांसीसियों ने अपना पूरा ध्यान दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य द्वीपों पर लगाया। उन्होंने 1862 ईस्वी में कोचीन तथा 1865 ईस्वी में कंबोडिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है बेटे आपका कि इंग्लैंड के उपनिवेश क्या थे। इंग्लैंड के फर्स्ट है भारत। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1600 ईस्वी में, तो उसके आरंभ में ही कंपनी व्यापार के लिए भारत में आई थी और मुगल बादशाहों से व्यापार करने की इजाज़त ले ली थी और धीरे धीरे इन कंपनियों ने अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए राजनीति के षड्यंत्रों में भाग लेना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने कट्टर शत्रु फ्रांस को कर्नाटक युद्धों में पराजित करके उन्हें बाहर से बेदखल कर दिया था और उसके बाद उन्होंने 1757 में प्लासी की लड़ाई के माध्यम से बंगाल में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षा प्रदान की थी। इसके बाद में 1764 में बक्सर के युद्धों में विजय प्राप्त करके बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और धीरे धीरे 1856 ईस्वी तक लगभग भारत को अपने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया था। नेक्स्ट है चीन कि चीन के अधिकांश भाग पर अंग्रेज अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहे। चीन में अंग्रेजी साम्राज्यवादी गतिविधियों का आरंभ अफीम युद्धों से होता है। इन युद्धों में चीन को हराकर अंग्रेजों ने नानकिंग व टाइटसिन की जो संधियां हैं उनके अनेक व्यापारिक रियायतें प्राप्त की। इन युद्धों के परिणामस्वरूप इंग्लैंड को चीन के 16 बंदरगाह तथा हांगकांग का द्वीप भी प्राप्त हुआ। जापान से चीन की हार के बाद इंग्लैंड में यांगत्से घाटी पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। लॉर्ड एडमहर्स्ट के काल में अंग्रेजों ने बर्मा को पहले युद्ध में पराजित करके उसके कुछ हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया और 1885 ईस्वी में लगभग सारा बर्मा अंग्रेजों के हाथों में आ गया था और 1886 ईस्वी में उसे भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया था। नेक्स्ट है बेटे आपका जर्मनी के उपनिवेश कि जर्मनी के उपनिवेश किस तरह से स्थापित हुए थे। कि जर्मनी अपने एकीकरण के बाद देर से ही सही पर भूखे शेर की तरह साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हुआ। उसने उपनिवेश स्थापित करने के साथ साथ
छीनने की जो नीति है उसको भी अपनाया। 1885 ईस्वी में इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच संधि के अनुसार न्यू गिनी के क्षेत्र पर जर्मनी का अधिकार स्वीकार कर लिया। 1897 ईस्वी में जर्मनी में 2 पादरियों की चीन में हुई हत्या का लाभ उठाकर जर्मनी ने चीन से किमायोचाऊ का प्रदेश 99 वर्षों के पट्टे पर प्राप्त कर लिया। थर्ड है कि प्रशांत महासागर में स्थित कैरोलिन तथा मार्शल द्वीपों पर भी जर्मनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि एशिया को भी यूरोप के देशों ने अफ्रीका की तरह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने साम्राज्यवादी गतिविधियों का शिकार बनाया। और अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी इंग्लैंड के पास सबसे ज़्यादा उपनिवेश थे, अतः भारत उसके साम्राज्य की मणि कहलाता था, क्योंकि भारत का महत्व इंग्लैंड के लिए आर्थिक रूप से अन्य उपनिवेशों की अपेक्षा अधिक था। बेटे ये था आपका साम्राज्यवादी विकास। नेक्स्ट करेंगे हम साम्राज्यवाद के क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव पड़े।